Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students, welcome in lecture number 4 of chapter 13 of NBF Biology 11, and today we are going to discuss the role of phagocytes and natural killer cells in second line of defense. डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का आपको एक इंट्रोडक्शन करवाया था और उसके कंपोनेंट्स के बारे में बताया था, जिनमें से एक कंपोनेंट यानी इन्फ्लामेटरी रिस्पांस का रोल हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम जो नेक्स्ट कंपोनेंट है उनमें से एक और कंपोनेंट का रोल डिस्कस करेंगे, यानी आज के लेक्चर के हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनमें हमने आज बात करनी है टाइप्स ऑफ फैगोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। इसके अलावा हम मोड ऑफ एक्शन की बात करेंगे, न्यूट्रोफिल्स की, जो कि फैगोसाइट की एक किस्म है, और इसके साथ साथ आपको मैक्रोफेजेस का मोड ऑफ एक्शन भी एक्सप्लेन किया जाएगा, जो कि फैगोसाइट की एक और किस्म है। और नेचुरल किलर सेल्स के तौर पर चूंकि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स वर्क करते हैं और ये किस तरह से वर्क करते हैं, इनका क्या रोल है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर, इन सारी बातों के बारे में इस लेक्चर के अंदर हम अभी कवर करने वाले हैं। तो आपने इस लेक्चर में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना है ताकि आप इन सारी बातों के बारे में अच्छी तरह से जान सकें और इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनसे आप बखूबी वाकिफ हो सकें। तो आइए बाकायदा लेक्चर का आगाज करते हैं। प्यारे बच्चों, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमने 4 कंपोनेंट्स का जिक्र किया था। उसमें इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम दूसरे कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, और ये दूसरा कंपोनेंट फैगोसाइटिक और किलिंग सेल्स ऑफ द ब्लड पर मुश्तमिल है। हमारे ब्लड के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे सेल्स पैदा किए हैं जो कि फॉरेन इन्वेडर्स के खिलाफ काम करते हैं और उन फॉरेन इन्वेडर्स को चुन चुन कर मारते हैं। अगरचे यहाँ पर भी कोई टारगेटेड ऑपरेशन नहीं होगा कि किसी खास किस्म के माइक्रोबियल इन्वेजन को रोकने के लिए कोई खास मैयर इस्तेमाल किया जाए, यहाँ पर भी इन्फ्लामेटरी रिस्पांस की तरह ओवरऑल जो भी कोई डिफरेंट काइंड का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में दाखिल होने की जरूरत करता है, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने के लिए इन जनरल मेजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं। इसी वजह से ये कंपोनेंट भी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का कंपोनेंट है और नॉन स्पेसिफिक डिफेंस का पार्ट है। फैगोसाइटिक या किलिंग सेल्स ऑफ द ब्लड कौन से सेल्स को कहा जाता है? तो ये टर्म हम यूज करते हैं 2 किस्म के सेल्स के लिए। उनमें से एक है फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स आप जानते हैं ऐसे सेल्स होते हैं जो फैगोसाइटोसिस का मुजाहरा करते हैं, और ये फैगोसाइटोसिस करने वाले सेल्स ब्लड में कौन से हैं? ये दरअसल वाइट ब्लड सेल्स की 2 अक़साम है। उनमें से एक को कहा जाता है मैक्रोफेजेस और दूसरे को न्यूट्रोफिल्स कहा जाता है। तो ये दोनों मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स दोनों वाइट ब्लड सेल्स की अक़साम है। मैक्रोफेजेस जो कि मोनोसाइट्स होते हैं, बाद में ये मैक्रोफेजेस बनते हैं, और इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स। तो इन दोनों वाइट ब्लड सेल्स को इन जनरल हम फैगोसाइट्स कहते हैं, क्योंकि इन दोनों सेल्स के जरिए भी आप देखेंगे कि फॉरेन इन्वेडर्स का फैगोसाइटोसिस परफॉर्म किया जाएगा, उनकी एनगल्फिंग की जाएगी और उनको एनगल्फ करने के बाद ये सेल्स उन्हें डाइजेस्ट कर देंगे। और दूसरी तरफ ये जो टर्म हमने यूज की थी फैगोसाइटिक सेल्स के साथ किलिंग सेल्स, तो किलिंग सेल्स का खिताब दरअसल दिया जाता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल भी वाइट ब्लड सेल की एक किस्म है। आपने वाइट ब्लड सेल में एक किस्म पढ़ी है लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट की भी फर्दर 2 अक़साम होती हैं। उनमें से एक टी लिम्फोसाइट्स होते हैं और दूसरे बी लिम्फोसाइट। अगरचे हम इन लिम्फोसाइट का डिटेल रोल
थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आगे चलकर अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर आपको इन लिम्फोसाइट में से एक लिम्फोसाइट जो कि टी लिम्फोसाइट की एक किस्म है, जिसे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कहा जाता है। तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल ना सिर्फ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का कंपोनेंट है, बल्कि ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में भी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो इनका सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या रोल है, ये भी हम आज के लेक्चर में अभी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की। न्यूट्रोफिल्स से हम आगाज करेंगे। मोड ऑफ एक्शन क्या है न्यूट्रोफिल्स का, और ये न्यूट्रोफिल्स कहां पर मौजूद होते हैं, किस किस्म के सेल्स हैं, किस तरह से ये फॉरेन इन्वेडर्स के ऊपर अटैक करते हैं, इन सारी बातों को अभी हम जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले आप याद रखिए कि न्यूट्रोफिल्स दरअसल वाइट ब्लड सेल्स की एक किस्म है। वाइट ब्लड सेल्स में आपने दो मेजर कैटेगरीज पढ़ी होंगी, उनमें से एक को कहा जाता है ग्रेन्यूलोसाइट्स और दूसरे को एक ग्रेन्यूलोसाइट्स कहा जाता है। तो न्यूट्रोफिल्स दरअसल ये ग्रेन्यूलोसाइट की एक किस्म है। और एक और बात आपने ये याद रखनी है कि ये ग्रेन्यूलोसाइट्स में सबसे ज्यादा अबंडेंट ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं। ना सिर्फ ये ग्रेन्यूलोसाइट्स में मोस्ट अबंडेंट ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं, बल्कि ओवरऑल जितने भी वाइट ब्लड सेल्स हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, उन तमाम वाइट ब्लड सेल्स में द मोस्ट अबंडेंट वाइट ब्लड सेल्स आर द न्यूट्रोफिल्स। तकरीबन कोई 62% ऑफ टोटल वाइट ब्लड सेल न्यूट्रोफिल्स हमारे बॉडी के अंदर मौजूद हैं। 62% ऑफ टोटल वाइट ब्लड सेल हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रोफिल्स मौजूद होंगे। और आपको यकीनन याद होगा कि वाइट ब्लड सेल्स आपने 9th के कोर्सेस में जरूर पढ़ा होगा कि वाइट ब्लड सेल्स हमारे बॉडी के अंदर कितने होते हैं। तो नॉर्मली वाइट ब्लड सेल्स का नंबर हमारे बॉडी के अंदर तकरीबन कोई 7,000 to 8,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड, ठीक है, पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड। तो ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है ब्लड की, क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। तो इस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ब्लड के अंदर तकरीबन कोई 7,000 to 8,000 वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। और इन 7,000 to 8,000 WBCs में से 62% दरअसल न्यूट्रोफिल्स हैं। और अमूमन जब कभी बॉडी किसी इंफेक्शन का शिकार होती है तो इन वाइट ब्लड सेल्स का नंबर इंक्रीज कर जाता है, और डेफिनेटली जब वाइट ब्लड सेल्स का नंबर इंक्रीज करेगा तो न्यूट्रोफिल्स का नंबर भी इंक्रीज कर जाएगा। तो बहरहाल ये न्यूट्रोफिल्स आपने सबसे पहले ये जान लिया कि ये ग्रेन्यूलोसाइट की एक किस्म है और ये मोस्ट अबंडेंट वाइट ब्लड सेल्स हैं, और टोटल वाइट ब्लड सेल्स में 62% न्यूट्रोफिल्स हैं, जबकि टोटल वाइट ब्लड सेल्स हमारे ब्लड के अंदर 7,000 to 8,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये किस तरह से एक्ट करते हैं अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स। यहां पर आप ये याद रखिए कि इन न्यूट्रोफिल्स को फैगोसाइटिक सेल्स का यहां पर हमने खिताब दिया। ये बेसिकली फैगोसाइटिक सेल्स के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, फैगोसाइटिक सेल। तो जिन बच्चों को फैगोसाइटोसिस का आइडिया क्लियर नहीं है उनको मैं बताता चलूं कि फैगोसाइटोसिस ये दरअसल सेल मेम्ब्रेन का एक प्रोसेस होता है। सेल मेम्ब्रेन किसी चीज को एनगल्फ करने के लिए अपने अंदर उस चीज को इस तरह से समो लेती है। मिसाल के तौर पर जैसे ये कोई सेल आप देख रहे हैं, ये सेल किसी चीज को अगर एनगल्फ करना चाहेगा अपनी मेम्ब्रेन के जरिए तो रफ्ता रफ्ता उसको अपने करीब करेगा। जैसे ये आप देख रहे हैं कोई सब्सटेंस इस सेल के यूं करीब आया और इसकी मेम्ब्रेन थोड़ी सी अंदर की तरफ डिप्रेस हो गई है, और थोड़ी देर के बाद जब आप इस सेल को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये सेल कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि वो जिस जगह पर वो सब्सटेंस अंदर आ रहा था तो वहां पर ये सेल मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई और वो सब्सटेंस इस तरह से सेल के दरमियान में आ गया, और रफ्ता रफ्ता आप देखेंगे कि इस सेल ने अपनी मेम्ब्रेन के जरिए बाकायदा एनगल्फ कर लिया है उस फॉरेन पार्टिकल को या उस सब्सटेंस को जिसे ये एनगल्फ करने की कोशिश कर रहा था। तो इस तरह से इस सेल मेम्ब्रेन के जरिए जो एनगल्फिंग हो रही है, किसी चीज को निगला जा रहा है, जिस तरह से हम आमतौर पर अपने मुंह के जरिए कोई चीज निगल लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये हमारे बॉडी के कुछ सेल्स होते हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी सेल मेम्ब्रेन के जरिए किसी चीज को यूं निगल जाते हैं, और जब वो किसी चीज को इस तरह से निगल जाते हैं तो वो चीज
उनके अंदर एक छोटे से वेजिकल की सूरत बंद हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये सब्सटेंस जिसको इन सेल्स ने निगला है, तो ये सब्सटेंस अब उसके अंदर इस तरह से एक छोटे से वेजिकल में इनक्लोज हो गया है। तो इस तरह का स्मॉल वेजिकल आपने सेल वाले चैप्टर के अंदर यकीनन पढ़ा है। इस तरह के स्मॉल वेजिकल को या तो फूड वैक्यूल कहा जाता है, इसे फूड वैक्यूल भी कहते हैं अगर इसके अंदर कोई फूड प्रेजेंट हो, कोई यूजफुल फूड जिसको सेल ने यूटिलाइज करना है, या फिर इन जनरल इस फूड वैक्यूल को फैगोसोम कहा जाता है, क्योंकि समटाइम इस फूड वैक्यूल के अंदर फूड नहीं होता, इसके अंदर कोई टॉक्सिक मटेरियल भी हो सकता है, इसके अंदर कोई फॉरेन इन्वेडर भी हो सकता है, कोई बैक्टीरियम कोई वायरस भी मौजूद हो सकता है। तो इन जनरल आप इसको फैगोसोम कहेंगे, लेकिन अगर इस फैगोसोम के अंदर फूड हुआ तो फिर ये फूड वैक्यूल कहलाएगा। तो इस तरह से किसी सॉलिड पार्टिकल को, देखिए इस तरह का प्रोसेस सॉलिड्स के लिए भी हो सकता है और लिक्विड के लिए भी। तो अगर सेल मेम्ब्रेन किसी सॉलिड सब्सटेंस को इस तरह इनगल्फ करती है और आखिरकार वो इस तरह एक वेजिकल में इनक्लोज हो जाता है, तो दिस इनगल्फिंग ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस बाय द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को दरअसल फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। तो ये सेल दरअसल फैगोसाइटिक सेल्स हैं, फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करने वाले सेल्स हैं। इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। और इसको हमने कैसे डिफाइन किया है कि एनगल्फिंग ऑफ सॉलिड सब्सटेंस बाय द सेल मेम्ब्रेन, एनगल्फिंग ऑफ सॉलिड सब्सटेंस बाय द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। तो ये फैगोसाइटोसिस को यहां पर समझना इसलिए जरूरी है कि आपको आइडिया हो कि ये दरअसल फैगोसाइटिक सेल्स हैं और इन्होंने अभी जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है वो फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी है जिसे इन्होंने परफॉर्म करना है। तो फैगोसाइटोसिस को यहां पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो जस्ट आपको फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहां पे पहले बताया है, क्योंकि फैगोसाइटोसिस का अमल ये सेल वाले चैप्टर से रिलेटेड है। तो यहां पर जस्ट ये रिकॉल किया हमने कॉन्सेप्ट, ताकि आपको आइडिया हो सके कि जो न्यूट्रोफिल्स जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनको हमने फैगोसाइटिक सेल कहा है, तो फैगोसाइटोसिस से क्या मतलब है। तो जब आप मोड ऑफ एक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको ये फैगोसाइटोसिस के ऊपर इतना जोर देने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट न्यूट्रोफिल की एक्टिविटी बयान करनी है कि न्यूट्रोफिल दरअसल किस तरह से एक्ट करते हैं। तो ना सिर्फ न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटिक सेल्स कहलाते हैं, बल्कि अभी आप जो मैक्रोफेजेस देखेंगे वो मैक्रोफेजेस भी दरअसल फैगोसाइटिक सेल की ही एक किस्म है, लेकिन दोनों की फैगोसाइटिक एक्टिविटी में बड़ा फर्क है। तो वही फर्क हमने दरअसल अंडरस्टैंड करना है इस मोड ऑफ एक्शन के अंदर। तो आइए देखते हैं कि अब ये न्यूट्रोफिल किस तरह से एक्ट करते हैं। दरअसल ये न्यूट्रोफिल्स हाईली मोबाइल सेल्स होते हैं, एज कंपेयर टू अदर व्हाइट ब्लड सेल्स दे आर हाईली मोबाइल सेल्स, और ये ऐसी ऐसी जगहों में दाखिल होने की सलाहियत रखते हैं जहां पर आमतौर पर कोई दूसरे सेल्स, ब्लड के कोई दूसरे सेल्स मूव नहीं कर पाते, जहां पर आमतौर पर ब्लड के कोई दूसरे सेल्स मूव नहीं कर पाते, जहां पर वो दाखिल नहीं हो सकते, ऐसी जगहों पर ये दाखिल होने की सलाहियत रखते हैं। दरअसल इनके अंदर बहुत ज्यादा स्क्वीज होने की सलाहियत मौजूद है। वैसे तो आमतौर पर ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रहे होते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये ब्लड से निकलकर टिश्यू की इंटरसेलुलर स्पेस में दाखिल हो सकते हैं। और स्पेशली जैसे आपको कल इन्फ्लामेटरी रिस्पांस के अंदर बताया था कि जैसे ही किसी जगह पर कोई इन्फेक्शन होने लगता है, किसी जगह पर कोई डैमेज आता है बॉडी को, तो वो जो साइट ऑफ डैमेज होगी, जिसे साइट ऑफ इंसल्ट भी कहा जाता है, वहां पर कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं, हिस्टामिन टाइप के केमिकल्स, और उनकी वजह से वहां पर इन्फ्लामेशन डेवलप होती है। तो उसी इन्फ्लामेशन के वजह से दरअसल इन न्यूट्रोफिल्स को वहां पर पहुंचने का मौका मिल जाता है। तो ये वहां पर किस तरह से पहुंचते हैं, जैसे आप देखिए कि ये ब्लड के अंदर नॉर्मली जब सर्कुलेट कर रहे होंगे तो उस वक्त ये इस तरह से रोल होते हुए ब्लड में से गुजर रहे हैं। आप ये समझ लें कि ये इस वक्त ब्लड वेसल का आपको इनर एरिया दिखाया है, यहां पे ब्लड गुजरता हुआ जा रहा है, और जबकि ये ब्लड वेसल की आपको वॉल नजर आ रही है, यानी आप यूं समझ लें कि ये कैपिलरी वॉल है। कैपिलरी वॉल दरअसल एंडोथीलियम की बनी हुई होती है, तो ये एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी है। तो इस ब्लड कैपिलरी के सेल्स में आप जानते हैं कि स्ट्रेचिंग होती है, जब कभी इस जगह पर कोई
इन्फ्लेमेशन डेवलप होने लगे। आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब किसी पर्टिकुलर एरिया में इन्फ्लेमेशन डेवलप होगी, यानी वहां पर हिस्टामिन टाइप के कंपाउंड सीक्रेट होंगे, तो उनकी वजह से जब वहां पर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स डेवलप होता है तो ड्यूरिंग दैट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ब्लड वेसल के सेल्स कुछ स्टिकी सब्सटेंस सीक्रेट करना शुरू कर देंगे। तो ये है वो दरअसल स्टिकी सब्सटेंस जिनकी वजह से न्यूट्रोफिल्स जो कि यूं नॉर्मली रोल होते हुए जा रहे थे, लेकिन इन स्टिकी सब्सटेंस के सीक्रेट होने की वजह से अब ये न्यूट्रोफिल्स वहां पर इस तरह से रोल होते हुए गुजर नहीं पाएंगे, बल्कि वो ब्लड वेसल की वॉल के साथ यूं स्टिक कर जाएंगे, वो इनके साथ जुड़ जाएंगे और इस तरह से इनकी एडहीजन हो जाएगी। तो जब ये इस तरह से जब इनकी एडहीजन हो जाती है तो इस एडहीजन के बाद जब उस एरिया में इन्फ्लेमेशन भी डेवलप हो जाएगी, ये एंडोथेलियल सेल्स थोड़े से स्ट्रेच हो जाएंगे और उनके दरमियान स्पेसेस थोड़ी सी वाइडन हो जाती हैं, तो फिर ये न्यूट्रोफिल्स बासानी वहां से स्क्वीज करके अपने आप को इस तरह से सुकेड़ कर वहां से उस नैरो स्पेस से ये निकल कर टिश्यू की इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाएंगे, जहां पर किसी किस्म का कोई डैमेज टेक प्लेस हुआ होता है और उस डैमेज में ये अपना किरदार अदा करने के लिए वहां पर दाखिल हो जाते हैं। तो आपने देखा कि दे आर हाईली मोबाइल एज दे स्क्वीज बिटवीन सेल्स ऑफ कैपिलरी वॉल्स एंड कैन एंटर parts of tissue where other cells या molecules would not be able to enter otherwise। तो ये इस तरह की एबिलिटी रखते हैं कि ये ऐसी जगहों पर दाखिल हो जाते हैं। तो एक तो देखिए कि ये बाकी वाइट ब्लड सेल्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा तादाद में थे, इस वजह से ये बहुत जल्द वहाँ पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर बाकी वाइट ब्लड सेल्स के मुकाबले में ये सबसे ज़्यादा होंगे, तो इनके पहुँचने का इम्कान सबसे ज़्यादा होगा उस साइट ऑफ इंसल्ट के ऊपर। और दूसरा आप देख रहे हैं कि इन सेल्स में एक एबिलिटी मौजूद है कि ये सेल्स दरअसल कीमोटैक्टिक मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। कीमोटैक्टिक का मतलब है कि किसी केमिकल स्टिमुलस के रिस्पांस में ये मूवमेंट शो करते हैं। तो इनके अंदर अमीबॉइड किस्म की मूवमेंट होती है और वो अमीबॉइड मूवमेंट दरअसल कीमोटैक्टिक टाइप की मूवमेंट है। कीमोटैक्टिक मूवमेंट का मतलब है कि अ मूवमेंट which occurs in response to a chemical stimulus। तो दरअसल जो साइट ऑफ इंफेक्शन होती है, जिस जगह पर कोई इंसल्ट हुई होती है, जहां पर कोई टिश्यू डैमेज हुआ होता है, तो आपको जैसे याद है कि वहां से हिस्टामिन सीक्रेट हो रहा होता है, तो उस हिस्टामिन के रिस्पॉन्स में ये उस साइट पर माइग्रेट करते हैं। तो हमेशा आप याद रखिए कि किसी भी साइट ऑफ इंसल्ट पर, साइट ऑफ इंफेक्शन पर सबसे पहले जो हमारे बॉडी के सेल्स वहां पर दाखिल होंगे, वहां पर अपना किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे, वो दरअसल न्यूट्रोफिल्स ही हैं। और उसकी वजह क्या है, ये सबसे पहले पहुंचने वाले सेल्स क्यों होते हैं, इवन मैक्रोफेजेस से भी पहले ये पहुंचेंगे। तो उसकी वजह आपने ये बतानी है कि एक तो ये तादाद में ज्यादा है, बाकी वाइट ब्लड सेल्स के मुकाबले में सबसे ज्यादा इनका नंबर है, और दूसरा ये कीमोटैक्टिकली मूव करते हैं, इनके अंदर स्क्वीज होने की सलाहियत है, और इसी वजह से ये सबसे पहले साइट ऑफ इंसल्ट पर पहुंचेंगे। तो वहां पर पहुंचकर फिर ये क्या करते हैं, तो वहां पर पहुंचकर ये अमीबॉइड टाइप की मूवमेंट परफॉर्म करते हुए ये दाखिल हो जाते हैं उन जगहों पर, और वहां पर पहुंचने के बाद फिर ये उस फॉरेन पार्टिकल को फैगोसाइटोस करना शुरू कर देते हैं। They proceed rapidly to infected area to perform their duty and they are highly short-lived। यहां पर एक और बात याद रखिए कि ये अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे, और वो ड्यूटी आपको क्या बताइए, that duty is actually phagocytosis। आप यूं समझ लें कि जैसे आपको ये दिखाया जा रहा है, जैसे ये कोई बैक्टीरिया हैं जो हमारे बॉडी के अंदर दाखिल हो चुके हैं, और इन बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर ये इनके एंटीजेंस लगे हुए हैं। एंटीजेंस आप जानते हैं कि हर सेल की सरफेस के ऊपर कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके जरिए उन सेल्स की आइडेंटिफिकेशन मुमकिन होती है। तो इन बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर भी डिफरेंट काइंड के एंटीजेंस मौजूद हैं। तो हम वो तमाम डिफरेंट काइंड के एंटीजेंस को यहाँ पे शो नहीं कर रहे, हम सपोज कर रहे हैं कि ये एक राउंड शेप का ये एंटीजन इन बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर मौजूद है, और ये न्यूट्रोफिल्स इन बैक्टीरिया को अब फैगोसाइटोस कर रहे हैं। तो जैसे ही ये इनको फैगोसाइटोस करेंगे, फैगोसाइटोस करने के नतीजे में इनका एक फैगोसोम इनके अंदर बन जाएगा, और उस फैगोसोम के साथ फिर लाइसोसोमल एंजाइम फ्यूज करेंगे और उसका डाइजेशन परफॉर्म होगा, और आफ्टर डाइजेशन ये इन एंटीजेंस को अपने अंदर से रिलीज कर देंगे।
तो आप देख रहे हैं कि ये अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, और ड्यूटी क्या है? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करने के बाद इन बैक्टीरिया के एंटीजेंस को ये दोबारा रिलीज कर देते हैं टिश्यू फ्लूइड के अंदर, और ये माइक्रोबियल एंटीजन जब टिश्यू फ्लूइड में रिलीज हो जाती हैं तो यहां से टिश्यू फ्लूइड के जरिए ये एंटीजेंस चली जाती हैं लिम्फ के अंदर, और फिर लिम्फ इनको कैरी करता है किसी लिम्फ नोड में। तो इस तरह से फिर ये एंटीजेंस लिम्फ नोड्स में पहुंच जाती हैं। लिम्फ नोड्स में ये एंटीजन फिर बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करने का बाइस बनेंगी। अभी हम आगे चलकर जब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आएंगे तो वहां पर आपको फिर बताएंगे कि ये एंटीजेंस बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करने में किस तरह से इन्वॉल्व होती हैं। बहरहाल आप ये याद रखिए कि जब तक ये एंटीजन इन बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर मौजूद थी तब तक हमारे बॉडी के सेल्स इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब इस न्यूट्रोफिल ने बैक्टीरिया को फैगोसाइटोस करने के बाद डाइजेस्ट कर दिया और इनकी एंटीजेंस को रिलीज कर दिया है टिश्यू फ्लूइड के अंदर, और वो फिर लिम्फ के जरिए लिम्फ नोड्स में पहुंच गई हैं, तो तब फिर बी लिम्फोसाइट इन एंटीजेंस के जरिए एक्टिवेट होंगे और फिर अपनी फर्दर एक्टिविटी वो परफॉर्म करेंगे। तो आपने देखा न्यूट्रोफिल्स ने अपनी इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद ना सिर्फ माइक्रोबियल एंटीजेंस को रिलीज किया है, बल्कि ये इतने नाजुक मिजाज होते हैं कि ये एक फैगोसाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद, यानी ऐसा नहीं होता कि ये अगेन एंड अगेन फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करते जाएं, ये बहुत ही कम फैगोसाइटोसिस का मुजाहरा करते हैं। हर एक सेल कोई एक या चंद एक बैक्टीरिया को यूं फैगोसाइटोस करेगा, और उस फैगोसाइटोस करने के बाद वो उसके एंटीजेंस को रिलीज करेगा, और उसके बाद फिर इसकी खुद भी डेथ हो जाएगी। और ये डेथ दरअसल एक सेल्फ डेथ है, यानी खुद ही अपनी सुसाइड कमिट कर लेता है, यानी एपोप्टोसिस का शिकार हो जाता है। और उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि इसकी ये जो एपोप्टोटिक बॉडीज हैं ये फिर दूसरे जो फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं यानी मैक्रोफेजेस वो खा जाते हैं, और इस तरह से इस न्यूट्रोफिल का वहां से नामो निशान मिट जाता है। या फिर ये इनकी जो एपोप्टोटिक बॉडीज हैं या डेड बॉडीज ये वहां पर पस की फॉर्म में जमा हो जाती हैं जिस जगह पर कोई इंफेक्शन हुआ होता है। बल्कि यूं समझ लें कि ये डेड बॉडीज ये इनिशियली पस की फॉर्म में जमा होंगी, और अल्टीमेटली जैसे ही वो पस क्लियर होती है तो ये डेड बॉडीज फिर मैक्रोफेजेस का खुराक बन जाती हैं। तो आपने देखा कि न्यूट्रोफिल्स ये बहुत ही नाजुक मिजाज किस्म के सेल्स हैं। ये मैक्रोफेजेस के बरक्स, अभी आप मैक्रोफेजेस का रोल देखिएगा तो मैक्रोफेजेस इनके मुकाबले में बड़े ही ढीठ किस्म के सेल्स होते हैं, और वो अगेन एंड अगेन फैगोसाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। लेकिन इसके बरक्स ये न्यूट्रोफिल बहुत ही कम फैगोसाइटोसिस का मुजाहरा करते हैं। हर एक न्यूट्रोफिल कोई एक या फ्यू बैक्टीरिया को फैगोसाइटोस करने के बाद डाइजेस्ट करता है और उसके एंटीजेंस को रिलीज कर देता है और खुद अपनी सुसाइड कमिट कर लेता है, यानी इनके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म ऑपरेट होना शुरू हो जाता है कि इनकी डेथ वाक़या हो जाती है। तो इस तरह की जो सेल्फ डेथ है उस सेल्फ डेथ को ही दरअसल एपोप्टोसिस कहा जाता है, और यूं ये एपोप्टोसिस का शिकार हो जाएंगे। तो ये जो हमारे जख्मों के अंदर कोई पस बन जाती है तो वो पस दरअसल इन्हीं डेड एपोप्टोटिक बॉडीज पर मुश्तमिल पस होती है, यानी पस के अंदर और भी दूसरे सेल्स मौजूद हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट अबंडेंट वहां पर सेल्स होंगे वो दरअसल ये डेड न्यूट्रोफिल्स होंगे, और वो डेड न्यूट्रोफिल्स दरअसल यूं एपोप्टोटिक बॉडीज की शक्ल में होंगे। क्योंकि ये जो आपको एपोप्टोसिस होता हुआ नजर आ रहा है तो इसका फर्दर आगे अंजाम कुछ इस तरह से होगा कि ये छोटी छोटी बॉडीज के अंदर स्प्लिट हो जाएगा, और ये बॉडीज फिर वो पस की शक्ल में मौजूद होंगी। तो बाद में फिर ये पस या तो बह जाती है उस जख्म से, या फिर ये अंदर ही खुश्क हो जाती है। तो अंदर ही ये पस किस तरह से खुश्क हो जाती है, दरअसल बाद में फिर वो दूसरे जो मैक्रोफेजेस हैं, जो बड़े फैगोसाइटिक सेल्स हैं, वो इन एपोप्टोटिक बॉडीज को खा जाते हैं, और इस तरह से इस पस का भी नामो निशान वहां से मिट जाता है। तो आपने देखा कि ये न्यूट्रोफिल्स कितने शॉर्ट लिव्ड हैं, दे आर हाईली शॉर्ट लिव्ड एंड दे ऑफन डाई आफ्टर अ सिंगल फैगोसाइटिक इवेंट। ठीक है, तो ये सिंगल फैगोसाइटिक इवेंट के बाद इस तरह से इनकी डेथ वाक़या हो रही है। ये अगेन एंड अगेन फैगोसाइटोसिस का मुजाहरा नहीं करेंगे, बस एक फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं, उसमें जितने भी बैक्टीरिया उसका शिकार हो जाएं तो बस उनको ये किल करेंगे, और उसके बाद फिर ये डेड होना शुरू हो जाएंगे। और इसी वजह से इनका नंबर ज्यादा भी होता है कि चूंकि इनकी तादाद तेजी से कम हो रही होती है और साथ साथ ये प्रोड्यूस होए चले जा रहे होते हैं, और अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद ये खुद अपनी सुसाइड कमिट करते चले जा रहे होते हैं। न्यूट्रोफिल्स ना सिर्फ ये
माइक्रोबियल एंटीजेंस को रिलीज करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ ये कुछ ऐसे केमिकल्स भी सिक्रीट करते हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेमेशन प्रमोट होती है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रमोट होता है। और इसके अलावा जो दूसरे मैक्रोफेजेस हैं, बड़े फैगोसाइटिक सेल्स, वो भी अट्रैक्ट होते हैं साइट ऑफ इंसल्ट पर। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रोफिल सबसे पहले सेल्स होंगे इस जगह पर पहुंचने वाले, और उसके बाद फिर ये अट्रैक्ट करेंगे मैक्रोफेजेस को इस जगह पर कि यहां पर कोई दावत का एहतमाम है, कोई फॉरेन पार्टिकल्स हैं, तो उनको यहां पर खत्म किया जा सकता है। तो इस तरह से ये बाकी फिर अपने दोस्तों को भी बुला लेते हैं। तो ये है मोड ऑफ एक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल। इसको एक दफा दोबारा समराइज कर लेते हैं। देखिए न्यूट्रोफिल क्या करते हैं। न्यूट्रोफिल आमतौर पर ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट होते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन किसी जगह पर अगर कोई डैमेज टेक प्लेस हो तो वहां पर इन्फ्लेमेशन सबसे पहले डेवलप होगी, और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्लड वेसल्स की वॉल स्टिकी हो जाती है, कुछ स्टिकी सब्सटेंस को रिलीज करती हैं, और उससे ये रोलिंग न्यूट्रोफिल एडहीजन का शिकार हो जाएंगे, वहां पर अटैच हो जाएंगे, वहां पर आगे मूव नहीं कर पाएंगे, और उस जगह पर डेवलप होने वाली स्पेसेस जो एंडोथेलियल सेल्स में फॉर्म होती हैं, वहां से ये स्क्वीज करके बाहर आ जाते हैं, और फिर ये टिश्यू की इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर मौजूद बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस का शिकार करते हैं। तो एक सिंगल फैगोसाइटिक एक्टिविटी के बाद ये बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करके उनके एंटीजेंस को रिलीज कर देते हैं टिश्यू फ्लूइड के अंदर, जो कि बाद में फिर लिम्फ में दाखिल हो जाएंगी, और फिर वो लिम्फ से लिम्फेटिक सिस्टम में सर्कुलेट करती हुई लिम्फ नोड्स में जाकर बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करने का बायस बनती हैं। और ये न्यूट्रोफिल खुद फैगोसाइटिक एक्टिविटी के बाद अपनी सुसाइड कमिट कर लेता है, और इस तरह से ये रिग्रेस कर जाएगा, छोटी छोटी बॉडीज में टूट जाएगा, और यही बॉडीज पस की शक्ल में इनिशियली अपीयर होती हैं, और बाद में फिर यही पस मैक्रोफेजेस की खुराक बनती है, और ऑटोमेटिकली ये वहां से क्लियर हो जाती है। तो ये मोड ऑफ एक्शन होता है न्यूट्रोफिल्स का। न्यूट्रोफिल्स के बाद हम बात करते हैं मैक्रोफेजेस की। तो दूसरे फैगोसाइटिक सेल्स हैं मैक्रोफेजेस। देखिए मैक्रोफेजेस नाम से जाहिर हो रहा है कि ये बड़े फेजेस हैं। फेजेस कहते हैं खाने वाले को, और मैक्रो का मतलब होता है बड़े, तो ये बड़े खाने वाले हैं मैक्रोफेजेस। तो जाहिर है कि अगर ये मैक्रोफेजेस हैं तो कोई माइक्रोफेज भी होगा। तो दरअसल माइक्रोफेज टर्म न्यूट्रोफिल्स के लिए ही यूज की जाती है। ये जो अभी आपको न्यूट्रोफिल्स एक्सप्लेन किए थे, तो न्यूट्रोफिल्स को ही समटाइम माइक्रोफेजेस का नाम भी दिया जाता है। तो ये टर्म भी आप याद रखिए, माइक्रोफेजेस ये न्यूट्रोफिल के लिए टर्म यूज की जाएगी, और जबकि मैक्रोफेजेस ये दूसरे सेल्स हैं जो न्यूट्रोफिल्स के मुकाबले में बड़े साइज के होंगे, और ये भी फैगोसाइटिक एक्टिविटी का मुजाहरा करेंगे। मैक्रोफेजेस दरअसल मोनोसाइट से ओरिजिनेट होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल की एक और किस्म आपने पढ़ी होगी, मोनोसाइट्स इन्हें कहा जाता है, और ये मोनोसाइट्स दरअसल एक ग्रेन्युलोसाइट की एक किस्म है। आपको जैसे अभी मैंने बताया था कि न्यूट्रोफिल ग्रेन्युलोसाइट से ताल्लुक रखते हैं, जबकि मोनोसाइट्स एक ग्रेन्युलोसाइट से ताल्लुक रखते हैं। एक ग्रेन्युलोसाइट, ये व्हाइट ब्लड सेल्स की दो अक़साम है, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। तो मोनोसाइट दरअसल एक ग्रेन्युलोसाइट की एक किस्म है, और ये एक ग्रेन्युलोसाइट न्यूट्रोफिल के मुकाबले में कंपैरेटिवली एक बड़े साइज का सेल होता है। अभी आपने न्यूट्रोफिल की शक्ल देखी थी कि न्यूट्रोफिल में जो उसका न्यूक्लियस होता है वो लोब्ड न्यूक्लियस होता है। 3 to 5 लोब्स पर मुश्तमिल न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस होता है आमतौर पर, इस तरह से हाईली लोब्ड न्यूक्लियस। लेकिन इसके बरक्स जो मैक्रोफेजेस हैं, यानी ये मोनोसाइट्स जो कि बाद में मैक्रोफेज बनेंगे, तो मोनोसाइट ना सिर्फ ये न्यूट्रोफिल से थोड़े से बड़े साइज के सेल हैं, बल्कि इनकी न्यूक्लियस की शेप भी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इनका न्यूक्लियस थोड़ा सा ये किडनी शेप न्यूक्लियस होता है, यानी बिल्कुल स्फेरिकल न्यूक्लियस भी नहीं होगा, और ना ही इस तरह से हाईली लोब्ड न्यूक्लियस होगा, बल्कि ये थोड़ा सा किडनी से रिजेंबल करता हुआ ये न्यूक्लियस होता है। तो ये मोनोसाइट जो कि एक ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, ये जब तक ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते रहते हैं तब तक इनको मोनोसाइट्स कहा जाता है, लेकिन बाद में जब ये ब्लड सर्कुलेशन से निकलकर टिश्यू की इंटरसेलुलर स्पेस में दाखिल हो जाते हैं तो वहां पर जाकर फिर ये मैक्रोफेजेस बन जाते हैं। आमतौर पर ये कोई 10 से 20 घंटों के बाद ब्लड से निकल जाते हैं और टिश्यू की इंटरसेलुलर स्पेस में दाखिल हो जाते हैं। 10 to 20 आवर्स तक ये ब्लड में स्टे करते हैं, और उसके बाद फिर ये टिश्यू के इंटरसेलुलर स्पेस में चले जाएंगे। लेकिन जब कभी कोई इन्फेक्शन हुआ होता है तो ऐसी सूरत में वो जो साइट ऑफ इन्फेक्शन है वहां पर कीमोटैक्सिस टाइप का
रिस्पॉन्स डेवलप हो रहा होता है, वहां पर न्यूट्रोफिल्स ऑलरेडी पहुंच चुके होते हैं और वो कुछ केमिकल सीक्रेट कर रहे होते हैं और उनकी वजह से मोनोसाइट्स भी अट्रैक्ट होते हुए जाते हैं। तो इस तरह ये मोनोसाइट्स फिर रैपिडली वहां पर मूव करेंगे। फिर ये जरूरी नहीं है कि 10 to 20 आवर्स तक ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते रहें, बल्कि ये जल्दी जल्दी फिर साइट ऑफ इंफेक्शन पर पहुंचना शुरू हो जाते हैं। अदरवाइज नॉर्मल हालात में ये 10 से 20 घंटों के बाद ब्लड से निकलकर टिश्यू की इंटरसेलुलर स्पेस में दाखिल हो जाएंगे और वहां पर इनका साइज थोड़ा और बड़ा हो जाएगा और इसी वजह से फिर इनको नाम मैक्रोफेजेस दिया जाता है। और ये आमतौर पर टिश्यू की इंटरसेलुलर स्पेस में गश्त करते रहते हैं ताकि इनको कोई भी डैमेज्ड सेल नजर आए, अपनी बॉडी का ही बेशक वो डैमेज सेल हो या कोई कैंसरस सेल हो या कोई फॉरेन पार्टिकल इनको नजर आए, तो ये उसको फैगोसाइटोस करके खत्म कर दें। तो ये मैक्रोफेजेस किस तरह से अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो आप देखिए कि मैक्रोफेजेस दरअसल मोनोसाइट्स से, जैसे मैंने आपको बताया कि ये अराइज होते हैं और मोनोसाइट्स जब ब्लड से निकल आएंगे तो तब ये मैक्रोफेजेस में तब्दील होंगे। या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये मैक्रोफेजेस एक दफा स्टैब्लिश हो जाते हैं और अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, तो इन मैक्रोफेजेस से ही कुछ प्रोटीन्स अराइज होती हैं और वो प्रोटीन्स फिर मजीद मोनोसाइट्स को मैक्रोफेजेस में जल्दी जल्दी मैच्योर करना शुरू कर देंगी। तो जहां तक इनकी मैच्योरिटी का ताल्लुक है, तो उसमें आपने ये याद रखना है कि या तो ये मैक्रोफेजेस मोनोसाइट्स के ब्लड से एस्केप होने पर डेवलप होते हैं, या फिर जब मैक्रोफेजेस को फैगोसाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और कुछ प्रोटीन्स को रिलीज करते हैं, तो उन प्रोटीन्स के जरिए मजीद मोनोसाइट्स रैपिडली मैक्रोफेजेस में तब्दील हो जाएंगे। तो इस तरह से मैक्रोफेजेस की डेवलपमेंट हो रही होती है। अब ये मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल्स के मुकाबले में किस तरह से डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप जरा देखिए कि ये मिसाल के तौर पर जैसे आपको दिखाया यहां पर, ये मोनोसाइट्स हैं। मोनोसाइट्स ये यहां से ब्लड से निकलकर टिश्यूज के अंदर दाखिल हो गए और जब ये टिश्यूज के अंदर दाखिल हो गए तो वहां पर पहुंचकर ये थोड़े से बड़े साइज के हो जाते हैं और बड़े साइज के होने के बाद इनको मैक्रोफेजेस का डेजिग्नेशन मिल जाता है। उससे पहले जब तक ये ब्लड में थे तो मोनोसाइट्स थे और बाद में जब ये ब्लड से निकलकर टिश्यू की इंटरसेलुलर स्पेस में आ गए तो अब ये बड़े साइज के सेल्स मैक्रोफेज बन गए। अब ये मैक्रोफेजेस क्या करेंगे कि वहां पर जो साइट ऑफ इंफेक्शन है वहां पर ये मूव करते हैं और उस जगह पर मौजूद बैक्टीरिया को फैगोसाइटोस कर जाते हैं। फैगोसाइटोसिस ये उसी अंदाज में करते हैं जैसे न्यूट्रोफिल्स करते हैं, लेकिन अनलाइक न्यूट्रोफिल्स ये कई बार फैगोसाइटोसिस परफॉर्म कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक ही फैगोसाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और उसके बाद ये मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये एक एक मैक्रोफेज कई बैक्टीरिया को ये फैगोसाइटोस करता चला जाता है और फैगोसाइटोस करने के बाद उस बैक्टीरियम को ये डाइजेस्ट करता है। ना सिर्फ ये उस बैक्टीरियम को डाइजेस्ट करता है, उसको किल कर देता है, बल्कि उसकी सरफेस के ऊपर मौजूद एंटीजेंस को ये रिलीज नहीं करता, बल्कि उन एंटीजेंस को अपने मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करके अपनी सरफेस के ऊपर डिस्प्ले कर देता है। देखो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। मैक्रोफेज क्या करता है कि जो बैक्टीरिया इसने फैगोसाइटस किए होते हैं या कोई वायरस जैसे इसने फैगोसाइटोस किया होता है, तो उन बैक्टीरिया या वायरसेस की सरफेस के ऊपर जो पेप्टाइड एंटीजेंस मौजूद होती हैं, पेप्टाइड एंटीजन, यहां पर थोड़ी सी बात क्लियर करते चले कि वो जो न्यूट्रोफिल्स थे वो न्यूट्रोफिल्स हर किस्म के एंटीजन को रिलीज कर देंगे। जो भी कोई फॉरेन इन्वेडर था उसके हर किस्म के एंटीजन को रिलीज कर देंगे, लेकिन ये मैक्रोफेजेस इन फॉरेन इन्वेडर्स की जो पेप्टाइड एंटीजेंस होंगी जिनकी केमिकल नेचर पेप्टाइड इन नेचर है, तो उन पेप्टाइड एंटीजेंस को ये यहां से उतार लेते हैं और उनको उतारने के बाद अपनी बॉडी के किसी मॉलिक्यूल के साथ मिलाकर यहां पर डिस्प्ले करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आप ये जो इस वक्त इसकी सरफेस के ऊपर एंटीजन का डिस्प्ले देख रहे हैं, तो ये कुछ इस तरह से है कि जैसे इसने अपने बॉडी के एक मॉलिक्यूल के साथ इसने अपने अंदर से भी एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किया है। सपोज ये इसका सेल्फ मॉलिक्यूल है, ठीक है। सो दिस इज इट्स सेल्फ मॉलिक्यूल। सेल्फ का मतलब है कि अपना मॉलिक्यूल है। तो ये एक सेल्फ मॉलिक्यूल, उसके साथ इसने इस एंटीजन को कंबाइन किया है। तो देखिए जो एंटीजन है वो नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल है। ये सपोज करो कि वो पर्टिकुलर एंटीजन है जो इस सेल्फ मॉलिक्यूल के साथ जुड़ गया है, तो दिस इज कॉल्ड नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल। एक सेल्फ मॉलिक्यूल और दूसरा नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल। दरअसल ये नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल एंटीजन है
जो कि उस फॉरेन इन्वेडर से हासिल किया गया था ड्यूरिंग फैगोसाइटोसिस, और जबकि इस मैक्रोफेज ने अपने अंदर से भी एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किया जिसको सेल्फ मॉलिक्यूल कहा है। तो ये सेल्फ मॉलिक्यूल और ये नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल यानी माइक्रोबियल एंटीजन, इन दोनों को कंबाइन करके ये अपनी सरफेस के ऊपर डिस्प्ले करते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है सेल्फ और नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल्स का, इस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, MHC। तो ये MHC कहलाता है। MHC की दो मेजर क्लासेस होती हैं। MHC जो यहां मैक्रोफेजेस फॉर्म करते हैं वो MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि इसके अलावा हमारे वो बॉडी सेल्स जो किसी इंफेक्शन का शिकार हुए होते हैं वो भी दरअसल MHC फॉर्म करते हैं। वो भी अपने अंदर से सेल्फ मॉलिक्यूल और अपने अंदर घुसे हुए फॉरेन इन्वेडर के एंटीजन को मिलाकर वो भी इस तरह से एक MHC फॉर्म करते हैं, और वो MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल कहलाता है जो इन्फेक्टिंग सेल्स की सरफेस के ऊपर डिस्प्ले होगा। दरअसल ये जो MHC यहां पर डेवलप हुआ है, ये MHC एक कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर सेल्फ मॉलिक्यूल भी इंक्लूडेड है और नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल यानी बैक्टीरियल या कोई माइक्रोबियल एंटीजन भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, और इन दोनों को मिलाकर इस मैक्रोफेज ने उसको अपनी सरफेस के ऊपर डिस्प्ले कर लिया है। आपने देखा कि न्यूट्रोफिल्स ने इस तरह की कोई एक्टिविटी शो नहीं की थी। न्यूट्रोफिल्स ने फैगोसाइटोसिस के बाद माइक्रोबियल एंटीजेंस को, जो कि किसी भी किस्म की एंटीजेंस हो सकती हैं, जरूरी नहीं है पेप्टाइड एंटीजेंस, उन एंटीजेंस को न्यूट्रोफिल्स ने रिलीज कर दिया था टिश्यू फ्लूइड में, जो कि बाद में फिर लिम्फ के जरिए लिम्फ नोड्स में पहुंची थी। लेकिन इस मैक्रोफेज ने क्या किया है? मैक्रोफेज ने अपने सेल्फ मॉलिक्यूल के साथ माइक्रोबियल एंटीजन को कंबाइन करके मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया है, और ये जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है उसकी ये टाइप 2 जो यहां पर डेवलप हुई है। अब ये MHC यहां पर क्या करेगा? तो ये MHC दरअसल एक किस्म की इंफॉर्मेशन है बाकी बॉडी सेल्स के लिए कि इस मैक्रोफेज ने कोई कारनामा सर अंजाम दिया है। ठीक है, तो मैक्रोफेज आप देख रहे हैं कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में फैगोसाइटोसिस परफॉर्म कर रहा है। ना सिर्फ ये मैक्रोफेज फैगोसाइटोसिस कर रहा है, बल्कि फैगोसाइटोसिस के बाद उस माइक्रोब के, उस फॉरेन इन्वेडर के पार्ट्स को अपने पार्ट्स के साथ मिलाकर अपनी सरफेस पर डिस्प्ले कर रहा है। यानी ये इस चीज का ऐलान कर रहा है कि इसने किसी फॉरेन इन्वेडर को पकड़ा है, उसको मारा है, और उसको ये अब दूसरे बॉडी सेल्स को दिखा रहा है कि देखो मैंने ये काम कर दिया है। तो अब ये जो इसका मुजाहरा आप देख रहे हैं, इसकी सरफेस के ऊपर ये MHC की डिस्प्ले आप देख रहे हैं, इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है वो एक्टिवेट होगी। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कैसे एक्टिवेट होगी इसकी वजह से, ये चीज अब आगे चलकर अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल आप ये याद रखिए कि ये MHC इस तरह से इसकी सरफेस के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगी, और उन MHC की वजह से फिर जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है वो एक्टिवेट होती है। वो कैसे एक्टिवेट होती है ये चीज अभी हम आगे चलकर जब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में जिक्र करेंगे वहां पर फिर आपको दोबारा यही सारा इवेंट डिटेल के साथ बताएंगे, और फिर इसका लिंक शो करेंगे कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की एक्टिवेशन के साथ इस MHC का क्या रोल है। तो बहरहाल आपने देखा कि मोनोसाइट्स का मोड ऑफ एक्शन क्या है कि व्हेन मोनोसाइट्स आर एस्केप्ड फ्रॉम ब्लड दे बिकम मैक्रोफेजेस। Certain proteins also trigger the maturation of the monocytes into the macrophages। ना सिर्फ आपने देखा कि मोनोसाइट्स ब्लड से निकलने पर मैक्रोफेज बनते हैं, बल्कि अब आप देखिएगा कि जब ये मैक्रोफेज खुद इस तरह से कोई फैगोसाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर देते हैं और MHC अपनी सरफेस पर डिस्प्ले कर देते हैं, तो ना सिर्फ ये MHC डिस्प्ले करेंगे बल्कि इसके साथ साथ ये कुछ प्रोटीन्स भी सीक्रेट करेंगे। ठीक है, एज द मैक्रोफेजेस इंटरेक्ट विद द माइक्रोब्स दे नॉट ओनली एनगल्फ and destroy them, they also display some parts of the microbes on their surface so that other body cells may also be informed। ठीक है, तो इस तरह से दूसरे सेल्स को इन्फॉर्म करने के लिए MHC को यहां पे डिस्प्ले किया है। और अब साथ साथ क्या होता है कि इसके साथ आप देखेंगे कि मैक्रोफेजेस also secrete many different proteins when they perform phagocytosis of the microbes।
तो इस तरह से फेगोसाइटोसिस के दौरान ये बहुत सारी डिफरेंट काइंड की प्रोटीन्स भी सिक्रीट करते हैं और ये जो डिफरेंट काइंड की प्रोटीन सिक्रीट कर रहे होते हैं मैक्रोफेजेस, इन प्रोटीन्स के जरिए नंबर ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी। मिसाल के तौर पर सम ऑफ दीज प्रोटीन्स ट्रिगर द मैचुरेशन ऑफ मोनोसाइट्स इनटू मैक्रोफेजेस। जैसे आपको बताया था कि मोनोसाइट्स की मैक्रोफेजेस में डेवलपमेंट दो तरह से होती है, एक तो ये ब्लड से एस्केप होने पर मैक्रोफेज बनते हैं, या फिर ऑलरेडी अगर कोई मैक्रोफेज फैगोसाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है और वो साथ साथ ये प्रोटीन सिक्रीट कर रहा है, तो ये प्रोटीन्स भी मजीद मोनोसाइट्स को मैक्रोफेज में डेवलप होने में अहम किरदार अदा करेंगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इन प्रोटीन से मजीद मोनोसाइट्स की मैचुरेशन हो रही है। इसके अलावा इनमें से कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जिनमें एक नाम यहां पे इंडिकेट किया हुआ है, इंटरल्यूकिन 1। ठीक है, इंटरल्यूकिन 1 ये मैक्रोफेजेस से सिक्रीट होने वाली प्रोटीन में से एक प्रोटीन है। तो इस इंटरल्यूकिन 1 के जरिए क्या होगा, इस इंटरल्यूकिन 1 के जरिए ब्रेन को सिग्नल मिलता है और ब्रेन का जो टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर है वो अपना सेट पॉइंट रेज कर देता है और सेट पॉइंट रेज होने से बॉडी टेम्परेचर राइज कर जाएगा। दरअसल ये जो बॉडी टेम्परेचर का राइज होना है जिससे फीवर डेवलप होता है, ये भी एक किस्म का डिफेंस रिस्पॉन्स है, ये भी एक डिफेंस स्ट्रेटजी है। अभी हम आगे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर ही इस टेम्परेचर रिस्पॉन्स का रोल ऑब्जर्व करेंगे। तो आपने देखा कि टेम्परेचर डेवलप करने में ये इंटरल्यूकिन 1 जो कि मैक्रोफेजेस से सिक्रीट हुए थे, इन इंटरल्यूकिन 1 ने अहम किरदार अदा किया है और ब्रेन के टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर का सेट पॉइंट रेस कर दिया, जिससे बॉडी टेम्परेचर राइज हो गया है। और ये बॉडी टेम्परेचर राइज होने के बाद माइक्रोबियल इन्फेक्शन को किस तरह से प्रिवेंट करेगा, ये भी आगे चलकर हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो मैनी डिफरेंट काइंड की प्रोटीन मैक्रोफेजेस सिक्रीट कर रहे हैं, तो उन प्रोटीन्स में से कुछ प्रोटीन्स ने बॉडी टेम्परेचर को राइज किया, कुछ प्रोटीन्स ने मोनोसाइट्स को मैक्रोफेजेस में डेवलप करवाया, और इसके अलावा मजीद कुछ प्रोटीन्स इनमें से ऐसी होती हैं जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को प्रमोट करती हैं। जैसे इन्फ्लामेशन आपने देखा था हिस्टामिन के जरिए प्रमोट हो रही थी, जो साइट ऑफ इंफेक्शन या साइट ऑफ इंसल्ट है, जहां पर जो बॉडी सेल्स डैमेज हुए होते हैं वो हिस्टामिन सिक्रीट कर रहे होते हैं। जैसे आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वो चीखें मारते हैं और वो चीखें दरअसल उनकी हिस्टामिन की शक्ल में होती हैं। तो उसी तरह से ये प्रोटीन्स भी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को प्रमोट करती हैं, जिस तरह से हिस्टामिन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को प्रमोट कर रहा होता है, तो इनके जरिए भी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्रमोट होगा। और इसके साथ साथ कुछ प्रोटीन इनमें से ऐसी भी हैं जो कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को एक्टिवेट करने में अहम रोल प्ले करती हैं। और ये जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है वो दरअसल हमारा इम्यून सिस्टम है। तो इम्यून सिस्टम के जो इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं, जिनमें बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स की एक्टिवेशन इन्वॉल्व है, तो कुछ प्रोटीन इनमें से उन बी और टी लिम्फोसाइट्स को भी एक्टिवेट करती हैं ताकि टारगेटेड ऑपरेशन किया जाए और इस इंफेक्शन को बिल्कुल सिरे से खत्म किया जाए। तो आपने नोट किया कि मैक्रोफेजेस ये किस तरह से अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। इसको मैं ब्रीफली दोबारा से बता दूं कि मैक्रोफेजेस जो कि मोनोसाइट से डेवलप होते हैं, मोनोसाइट्स ब्लड से निकलने के बाद मैक्रोफेज बन जाते हैं, और ये मैक्रोफेजेस किसी जगह पर जहां पर कोई इन्फेक्शन हुआ होता है वहां पर जाकर फिर ये फैगोसाइटोसिस का मुजाहरा करते हैं। लेकिन ड्यूरिंग फैगोसाइटोसिस ये उन माइक्रोबियल एंटीजेंस को माइक्रोब से जुदा करके अपने मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करके अपनी सरफेस के ऊपर डिस्प्ले कर देते हैं, और इस तरह से बाकी बॉडी सेल्स इन्फॉर्म हो जाते हैं। ना सिर्फ ये फैगोसाइटोसिस के दौरान बैक्टीरियल या माइक्रोबियल एंटीजेंस को अपनी सरफेस के ऊपर डिस्प्ले करते हैं, बल्कि इस दौरान में ये बहुत सारी डिफरेंट काइंड की प्रोटीन्स भी फॉर्म करते हैं और उनको सिक्रीट करते हैं, और इन प्रोटीन्स से मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, जिनमें से कुछ प्रोटीन्स मजीद मोनोसाइट्स को रैपिडली मैच्योर करती हैं ताकि वो मजीद मैक्रोफेजेस में तब्दील हों और ये फैगोसाइटिक एक्टिविटी प्रमोट हो, और कुछ प्रोटीन्स इनमें से बॉडी टेम्परेचर को राइज करने का बायस बनती हैं, कुछ प्रोटीन्स इनमें से इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को डेवलप करती हैं, उसको प्रमोट करती हैं, और इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स बी और टी लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन में भी इन्वॉल्व होती हैं। तो ये मोड ऑफ एक्शन है मैक्रोफेजेस का। मैक्रोफेजेस का थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या किरदार है? तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में मैक्रोफेजेस बी और टी लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ये बात हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। यहां पर हम मैक्रोफेजेस का रोल डिस्कस कर रहे थे इन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस।
और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आपने मैक्रोफेजेस के मुतालिक ये देखा कि मैक्रोफेजेस ने बगैर किसी तमीज़ के ओवरऑल डिफरेंट काइंड के बैक्टीरिया को यूं फैगोसाइटोसिस का निशाना बनाया और उस फैगोसाइटोसिस के नतीजे में यूं उनकी पेप्टाइड टाइप की एंटीजेंस को यूं अपनी सरफेस के ऊपर अपने मॉलिक्यूल्स के जरिए डिस्प्ले किया है। तो इस वजह से मैक्रोफेजेस की एक्टिविटी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट कहलाती है, क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस कहलाएगा, क्योंकि इसमें इन जनरल डिफरेंट काइंड के फॉरेन इन्वेडर्स के खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है। ठीक है जी, तो इस तरह आपको ये दोनों जो फैगोसाइटिक सेल्स थे, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस, इन दोनों के मोड ऑफ एक्शन में डिफरेंस वाज़े तौर पर समझ में आ गया होगा। मैक्रोफेजेस इस तरह से हर फैगोसाइटिक एक्टिविटी के बाद ये मर नहीं जाते, बल्कि ये कंपैरेटिवली लॉन्ग लिव्ड होते हैं, मैनी फैगोसाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। और न्यूट्रोफिल्स ऑन द अदर हैंड सिंगल फैगोसाइटिक एक्टिविटी के बाद वो सुसाइड कर लेते हैं, एपोप्टोसिस का शिकार हो जाते हैं। मैक्रोफेजेस मोनोसाइट से डेवलप होते हैं, जबकि न्यूट्रोफिल्स ये ग्रेन्युलोसाइट की किस्म है। तो इस तरह से आपसे यहां पर डिफरेंस पूछा जा सकता है कि गिव एनी टू डिफरेंसेस इन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स। तो आप इजीली ये 2-3 डिफरेंसेस यहां से निकाल सकते हैं। इसके अलावा इन दोनों सेल्स का जो मोड ऑफ एक्शन है वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द मोड ऑफ एक्शन ऑफ फैगोसाइटिक सेल्स इन द बॉडी, या डिस्क्राइब द रोल ऑफ फैगोसाइटिक सेल्स इन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद हम आखिर में देखते हैं किलिंग सेल्स ऑफ द ब्लड में एक नाम लिया जाता है नेचुरल किलर सेल्स का। नेचुरल किलर सेल्स या जिनको NK सेल्स भी कहा जाता है। तो ये NK सेल्स क्या चीज है? दरअसल ये NK सेल्स या नेचुरल किलर सेल्स ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कहलाते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल टी लिम्फोसाइट की एक किस्म है। अभी हम आगे चलकर टी लिम्फोसाइट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये टी लिम्फोसाइट बेसिकली तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के कंपोनेंट है, ये हमारे इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स कहलाते हैं। लेकिन इन टी लिम्फोसाइट की जो 4 डिफरेंट काइंड्स होती हैं उनमें से एक साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, और इन साइटोटॉक्सिक टी सेल का रोल सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर भी चूंकि इंक्लूडेड है, तो इसको इस वजह से यहां पर शामिल किया हुआ है। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल ये क्या करते हैं? ये दरअसल फॉरेन इन्वेडर्स को किल करते हैं, लेकिन डिफरेंट वे में। यानी ये फैगोसाइटोसिस का मुजाहरा नहीं करते, इनको फैगोसाइटिक सेल्स नहीं कहा जाएगा। इनका मैकेनिज्म या मोड ऑफ एक्शन या इनका रोल कुछ इस तरह से कि दरअसल ये नेचुरल किलर सेल्स डायरेक्टली इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, इन्वेडिंग माइक्रोब्स के ऊपर अटैक करने के बजाय ये दरअसल हमारे अपने जो बॉडी के सेल्स होते हैं जिनके अंदर कोई इंफेक्शन हो चुका होता है, ये उनको अटैक करते हैं। या फिर हमारे बॉडी के कैंसरस सेल्स जो कि बॉडी से दगा कर चुके होते हैं, बॉडी के अंदर उनका रोल नेगेटिव हो चुका होता है और वो बॉडी को खराब कर रहे होते हैं। हालांकि ये कैंसरस सेल्स हमारे अपने बॉडी के सेल्स हैं, लेकिन चूंकि इनके अंदर कैंसरस किस्म की म्यूटेशन होगी और वो ट्यूमरस बन गए, वो फैलना शुरू हो गए, तो इस वजह से ये उन कैंसरस सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं। या फिर कोई ऐसा सेल जो किसी वायरस के इन्फेक्शन का शिकार हो गया या किसी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन का शिकार हो गया, तो ये उन इन्फेक्टेड सेल्स के ऊपर अटैक करेंगे। देखिए यहां पर बात समझने की है कि इससे पहले जो फैगोसाइटिक सेल्स आपको बताए थे, वो फैगोसाइटिक सेल इन्वेडिंग माइक्रोब्स को फैगोसाइटोस करते थे, उनको खा जाते थे। लेकिन नेचुरल किलर सेल्स उन इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डायरेक्टली अटैक करने के बजाय ये इनडायरेक्टली अटैक करेंगे। यानी जिन बॉडी सेल्स के अंदर वो फॉरेन इन्वेडर्स घुसे हुए होंगे, ये उनके ऊपर अटैक करते हैं। या फिर जो हमारे अपने बॉडी के सेल्स बगावत पर उतर आए होते हैं, जैसे कि कैंसर सेल्स, ये उनके ऊपर अटैक करते हैं। तो ये उनके ऊपर किस तरह से अटैक करते हैं? दरअसल इनका मोड ऑफ एक्शन कुछ इस तरह से है कि मिसाल के तौर पर ये जैसे कोई ट्यूमरस सेल है, ये हमारी अपनी बॉडी का सेल था, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसी म्यूटेशन हुई कि इसकी सेल डिवीजन अनकंट्रोल होने लग गई है। तो ये सेल फौरन ही पहचाना जाता है, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई सेल जो बगावत पर उतर आए, उसके अंदर यूं म्यूटेशन हो जाए और वो यूं ख्वामख्वाह किसी बगैर वजह के डिवाइड करना शुरू कर दे, तो उसकी सरफेस के ऊपर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स डिस्प्ले होना शुरू हो जाते हैं जिससे वो बासानी पहचाना जाता है। ठीक है, यानी यूं समझ लें कि उसकी शक्ल बिगड़ जाती है, तो उसकी शक्ल देखकर
वो बाकी बॉडी के सेल उसको पहचान लेते हैं कि ये सेल हमारी बॉडी का सेल तो था लेकिन इसने हमारी बॉडी से दगा कर ली है। तो इस तरह से ये देखो, ये जो इसकी सरफेस के ऊपर कुछ इस तरह के ख़ास मॉलिक्यूल्स अपीयर होते हैं, तो उन ख़ास मॉलिक्यूल्स के अपीयर होने से ये नेचुरल किलर सेल्स इनको पहचान लेते हैं, इनके साथ ये आकर इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करने के बाद ये इनको किल कर देते हैं। किस तरह से किल करते हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है किल करने का? आप यूं समझ लें कि इनको ताने देना शुरू कर देते हैं कि तुमने बगावत कर दी है, तुम मर जाओ, तुम मर जाओ। तो ये किस तरह से इसको ताने देते हैं? दरअसल दो तरीके हैं। या तो ये ऐसा करते हैं कि कुछ प्रोटीन्स रिलीज करते हैं, नेचुरल किलर सेल से कुछ प्रोटीन्स रिलीज होती हैं, इन प्रोटीन्स को कहा जाता है परफोरेंस। तो परफोरेंस दरअसल ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्सेस यानी परफोरिन ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि एक होल की तरह होती हैं, इनको आमतौर पर मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्सेस भी कहा जाता है। तो ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्सेस सिक्रीट करेंगे, इनको परफोरेंस कहा जाता है। परफोरिन ये इस तरह की प्रोटीन्स हैं। यहाँ पर तो आपको ये हाइपोथेटिकली ट्रायंगुलर शेप में इनको शो किया है, लेकिन एक्चुअली ये प्रोटीन इस तरह से ये प्रोटीन्स होंगी कि इनमें यूं दरमियान में एक टनल बनी हुई होती है और दोनों साइड पर इस तरह से यूं आप देख रहे हैं कि सर्कुलर शेप की ये प्रोटीन्स होंगी और सेंटर के अंदर इस तरह से एक टनल बनी हुई होगी। तो ये इस तरह की प्रोटीन्स होती हैं जिनको परफोरेंस कहते हैं। एंड दीज परफोरेंस आर इंसर्टेड इनटू द मेम्ब्रेन ऑफ द कैंसरस सेल। या फिर अगर ये कैंसरस सेल ना हुआ, ये ट्यूमर सेल ना हुआ, बल्कि कोई इन्फेक्टेड सेल हुआ, बॉडी का कोई इन्फेक्टेड सेल जिसके अंदर कोई वायरस दाखिल हो चुका है, तो वो वायरली इन्फेक्टेड सेल, तो उसके अंदर भी ये इसी तरह की परफोरेंस को इंसर्ट कर देते हैं। तो आप देखिए कि ये इन्फेक्टेड सेल जो कि ऑलरेडी किसी वायरस के अताब का शिकार हुआ है, तो ये उस सेल को भी जाकर इस तरह से ये परफोरेंस का शिकार बनाते हैं, परफोरेंस उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। और इस तरह परफोरेंस के इंसर्ट होने पर क्या होगा कि इसके अंदर के जो कंटेंट्स हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, इसके अंदर मौजूद कंटेंट्स रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, यानी ये नेक्रोसिस का शिकार हो जाएगा। तो परफोरेंस के जरिए ये इस सेल को नेक्रोसिस का शिकार कर देंगे। नेक्रोसिस का मतलब होता है सेल डेथ, लेकिन ये सेल डेथ किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होगी। तो इस एक्सटर्नल फैक्टर में कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व है? ये जो परफोरेंस आपको बताएं, इन परफोरेंस की वजह से इसके अंदर यूं सुराख बन जाएंगे, इनकी मेम्ब्रेन अपनी परमिएबिलिटी लूज कर देगी और इनके अंदर के कंटेंट्स रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, जिससे सेल की डेथ वाक़या हो जाएगी। या फिर इसका दूसरा तरीका यह है कि ये नेचुरल किलर सेल्स कुछ खास किस्म के मॉलिक्यूल सिक्रीट करते हैं जिनको ग्रेनजाइम्स कहा जाता है। तो ये ग्रेनजाइम्स इन्हीं परफोरेंस के जरिए दाखिल हो जाते हैं और ग्रेनजाइम अंदर जाने के बाद इनके अंदर एक सेल्फ इंड्यूस्ड डेथ कॉज करते हैं। और वो सेल्फ इंड्यूस्ड डेथ क्या होती है? यानी खुद से अपनी डेथ कमिट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? एपोप्टोसिस। यानी ये इस सेल को मजबूर कर देंगे कि ये सेल अपनी खुदकुशी कर ले और ये सेल मर जाए। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो नेचुरल किलर सेल्स हैं, या तो परफोरेंस इनकी मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट करके इनको नेक्रोसिस का शिकार कर देते हैं, या फिर ग्रेनजाइम्स इनके अंदर इंजेक्ट करके इनको खुदकुशी करने पर मजबूर कर देते हैं। तो इन दो तरीकों से ये नेचुरल किलर सेल्स अपने टारगेट को निशाना बनाते हैं। और वो टारगेट कौन सा था? वो कोई ट्यूमर सेल था या कोई इन्फेक्टेड बॉडी सेल है। तो इस तरह से उस इन्फेक्टेड बॉडी सेल या ट्यूमर सेल को किल करके दरअसल उसके अंदर घुसे हुए माइक्रोब को या फिर वो जो ट्यूमर सेल था उसकी बगावत को ये कुचल देते हैं। तो आपने देखा कि नेचुरल किलर सेल्स ये खुद फैगोसाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन ये अपने टारगेट को किल करने का बाइस बन रहे हैं। तो यहां पर चूंकि नेचुरल किलर सेल्स ने इन जनरल बगैर किसी तमीज के ओवरऑल डिफरेंट ट्यूमरस सेल्स या फिर इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स को निशाना बनाया है, तो इस वजह से नेचुरल किलर सेल्स का ये वाला रोल सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में इंक्लूड होगा, क्योंकि ये एक नॉन स्पेसिफिक किस्म का डिफेंस कहलाएगा। लेकिन अभी हम आगे चलकर नेचुरल किलर सेल्स का रोल थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर भी देखेंगे कि समटाइम ये नेचुरल किलर सेल्स
स्पेसिफिक या टारगेटेड ऑपरेशन भी करते हैं और किसी खास किस्म के सेल को निशाना बनाते हैं जो किसी खास किस्म के माइक्रोब की इन्फेक्शन का शिकार बना हुआ होता है, तो ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर भी अपना रोल प्ले करेंगे। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपने ये नेचुरल किलर सेल्स का मोड ऑफ एक्शन देखा, यानी नेचुरल किलर सेल्स इन जनरल दे डू नॉट डायरेक्टली अटैक द इन्वेडिंग माइक्रोब्स, इंस्टेड नेचुरल किलर सेल्स strike at the cancerous cells or the body cells that have been invaded by the viruses। और वहां पर ये क्या करते हैं कि natural killer cells kill their target by releasing proteins called perforins which punch holes through the membranes of the infected cells। या फिर ये क्या करेंगे, या फिर ये वहां पर the pores formed by these proteins allow the passive diffusion of the certain apoptotic proteases known as granzymes into the target cell and the cell dies by apoptosis। And natural killer cells also attack cancerous cells at an early stage of the tumor। तो इस तरह से ये natural killer cell अपना रोल प्ले कर रहे हैं इन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। अच्छा बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो लेक्चर था हमारा किलिंग सेल्स ऑफ द ब्लड से मुतालिक, तो आपने देखा इन किलिंग सेल्स ऑफ द ब्लड जिसमें फैगोसाइटिक सेल और नेचुरल किलर सेल्स इंक्लूडेड थे, इनका सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या रोल है। तो इसके अलावा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में मजीद 2 और कंपोनेंट्स हैं, तो इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर उन कंपोनेंट्स का भी रोल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को किस तरह से मुमकिन बनाते हैं। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.